माफियाओं के लिए जम्मू कश्मीर जो है ऐशगाह बन गया है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनकी नहीं सुनती, लेकिन हाँ उन माफियाओं के आगे घुटने जरूर टेक देती है। लेकिन वो देखिए अपने कई डिस्ट्रिक्ट पार करके जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में कौन से ऐसे आला अधिकारी हैं जो इनको परमिशन दे रहे हैं कि आप आइए यहाँ पर डीलर बनाइए। ये एक बहुत बड़ा माफिया, एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर माफियाओं के लिए ऐशगाह बन गया है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लगातार ये सुन रहे होंगे, खबरें भी आप देखते होंगे, अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि फला माफिया ने यहाँ पर दस्तक दे दी है। माइनिंग माफिया की अगर हम बात करें तो बाकायदा कठुआ के एसएसपी ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ पर पंजाब का माइनिंग माफिया आ गया है, इससे किस तरह से रोका जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर घुटने टेक दिए। और यही वजह है जो मैंने शुरुआत में कहा कि माफियाओं के लिए जम्मू कश्मीर जो है ऐशगाह बन गया है। वो क्यों बना है? क्योंकि एक मसला है जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ब्रिकलिन ऑनर्स एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस के जो प्रधान हैं यहाँ के विभीषण सिंह, इनसे हम बातचीत करें। इनका ईंटों का भट्टा है और अब उस ईंट के भट्टे को ही ये एडमिनिस्ट्रेशन भट्टा लगा रही है। वो किस तरह से लगा रही है कि वहाँ से गैर कानूनी तरीके से ईंट जम्मू कश्मीर में सप्लाई की जा रही है, जिसका ये लगातार विरोध कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनकी नहीं सुनती, लेकिन हाँ उन माफियाओं के आगे घुटने ज़रूर टेक देती है। सर स्वागत है। ये जो मैंने कहा कि ये जो माफिया है, ब्रिकलेन का माफिया जो बाहर क्या है, ये सही कहा, ये माफिया ही है? बिल्कुल सर, आपने गलत नहीं कहा ललित जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना टाइम दिया और हमें बुलाकर हमारी बात सुनी। आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कहा, ये माफिया ही है। पिछले दिनों आपने देखा था, जैसा कि आपने बोला अभी, सबसे पहले तो माइनिंग माफिया था, फिर शराब माफिया आ गया। अब लगता है, हम तो समझते थे कि जम्मू को बचा लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से स्पीड पकड़ी है इन माफियाओं ने, अब ब्रिकलन जो है हमारे भट्टे बंद होने की कगार पे हैं। रीज़न सिर्फ एक ही है, ईंट माफिया। ये जो ईंट माफिया जिसने यहाँ पर दस्तक क्या दी, मैं मुझे तो कह रहे हैं इन्होंने पूरी तरह से अब यहाँ पर अपना घर ही बना लिया है जम्मू कश्मीर को। ये हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये जो ईंट है यहाँ पर बैन क्यों है और किस तरह से जो माफिया है वो यहाँ पे फल फूल रहा है। देखिए ललित जी, ऐसा है, जब भी हमारे भट्टे लगे, मेरी एज भी उतनी नहीं होगी, लगभग ये 60 साल से पुराना कारोबार है ब्रिक का, ईंटों का। तो उस समय एक लाइसेंस अथॉरिटी थी, डीसी साहब ने लाइसेंस इशू की है। तो लाइसेंस इशू होने के बाद ही हमें ब्रिक ईंटों का भट्टा जो है तैयार किया गया, ईंटें बेचने की परमिशन दी गई। जी, वो तो बहुत दूर की जी 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 बताइए, ये जो एक्ट है आपका, जी हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमारा उसके बाद जो एक्ट बना 2010 में, अभी तक वही एक्ट लागू है। हमारा एक्ट कहता है कि जिसके पास जो लाइसेंस होल्डर है ब्रिकलेन का, वही भट्टा ईंट मालिक जो है ईंटें बना सकता है, स्टोर कर सकता है और बेच सकता है, ना कि अदर कोई डीलर, ना ब्रोकर, ना कोई अदर पर्सन इसमें। और यहाँ की पोजीशन ये है कि पूरा, आप सिर्फ पंजाब की बात करेंगे, पंजाब ही नहीं, राजस्थान और हरियाणा तक की ईंटें जो है जम्मू में आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, मतलब बाहरी राज्यों की इलीगल होता है, ये सारा इलीगल है सर। हम तो ये गवर्नमेंट से पूछेंगे कि इनको परमिट किसने किया सर? ये इलीगल किस तरह से है भाई? ईंटें तो यहाँ पर आ रही है ना, मैं बेच रहा हूँ, इसमें अगर मैं बेच रहा हूँ, मैं यहाँ का जम्मू का निवासी हूँ, मैं बाहर से ईंट मंगवा रहा हूँ, तो इसमें गैर कानूनी किस तरह से है? सर मैं आपको बताऊँ, ये एसेंशियल कमोडिटी में आती है ब्रिक्स। जी हाँ, हमें लाइसेंस इशू किए गए ना कि आप ईंटें बनाइए और आप ही बना सकते हैं, आप ही बेच सकते हैं, जो लाइसेंस होल्डर हैं। अच्छा, मतलब आप डीलर नहीं बना सकते? डीलर नहीं बना सकते। हम डीलर कैसे बना पाएंगे? अगर लाइसेंस हमें दिया गया है ब्रिक्स का, हम कोई अदर चीज़ लेकर के बेचना थोड़ी शुरू कर सकते हैं। एसेंशियल कमोडिटी में है, हमारे रेट फिक्स करते हैं डीसी साहब। हम एक रेट पे ईंटें बेच देते हैं किसी डीलर को। सपोज कीजिए किसी डीलर को, वो आगे किस रेट पे बेचेगा जाके, उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ना। इसीलिए हमें लाइसेंस इशू किए गए हैं, आप ही बनाइए और आप ही बेचिए। मतलब जमाखोरी नहीं कर सकता, मैं जमा नहीं कर सकता। हाँ, जमाखोरी ये सिर्फ आप ही की परमिशन, हमारी परमिशन को। तो जो बाहर से, जो लखनपुर के उस पार से ये जो ईंटें आ रही हैं, तो वहाँ के जो ईंट भट्टे के मालिक होंगे या जो उसमें बिजनेस करते हैं,
आपके कहने का मतलब उन्होंने यहाँ पे डीलर बना लिया है, जबकि डीलर बना ही नहीं सकते, ये गैर कानूनी तरीके है। बिल्कुल। मैं हमारा ब्रिकलेन एक्ट तो छोड़िए सर, पंजाब का ब्रिकलेन एक्ट ये कहता है उन्होंने अपनी एक वहाँ से निकल के दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना हो उनको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। मैं तो ये देख रहा हूँ हमारा आप छन्नी में चले जाएँ, चौदी में चले जाएँ, कहीं अखनूर रोड पर आ जाएँ, RS पुरा में आ जाए, एक रेडी वाला लाख रुपये डालता है पंजाब वालों को, रात को सुबह ट्राला वहाँ से शुरू होता है, सुबह उनका भट्ठा लग गया जी 1 लाख में। हम 5-6 करोड़ खर्चते हैं और लाइसेंस इशू के लिए मर जाते हैं दौड़ दौड़ के ऑफिसों के चक्कर लगा के, उनका 1 लाख में भट्ठा लग गया। भगवान ना करे ललित जी, अगर जम्मू में इसी ईंट से बन रही बिल्डिंगों में कल कोई हरकत हो जाती है, कोई रब ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? चलिए इस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा। आपने तो ये बहुत बड़ी एक मतलब कि खुलासा कर दिया कि डीलर नहीं बना सकते, और जबकि ये डीलर बनकर ही यहाँ पर माल बेच रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही है, हमारे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पता है, मैं इस पे जाऊंगा बिल्कुल, आपसे वो बात करूंगा। मतलब कि उसने देखा ही नहीं है और या उसके संज्ञान में नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, या फिर वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप शिकायत कीजिए तो वो एक्शन लेंगे। सर शिकायत अब कितनी बार करेंगे समझ नहीं आ रहा। हम लोग नीचे वाले टेबल से लेके ना ऊपर तक हाई लेवल तक चले गए हैं। अभी हाई लेवल हमारा लास्ट जो अप्रोच है, अभी सिर्फ LG साहब ही बचते हैं, उनके सिवा कोई नहीं है। DC साहब के पास चले गए हैं, DIPCOM के पास चले गए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो द्विवेदी साहब, उनके पास चले गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास चले गए हैं। सबको पता चल गया है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी शुतुरमुर्गी की तरह उन्होंने आंखें रेत में उसमें घुसा दी, मुंडी उसकी रेत में घुसा दी है, सब कुछ हो रहा है, देख नहीं रहे। इसमें सर सिर्फ द्विवेदी साहब ने DIPCOM साहब को फ़ोन करके कहा कि DIPCOM साहब इसको रोकिए, इन ईंटों वालों को रोकिए, अदरवाइज जम्मू की इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी। आप किसको प्रमोट कर रहे हैं? वो तो बाद में होगी ना, पहले तो ये है कि ये गैर कानूनी काम को यहाँ पर इजाजत दे रहे करने की। सबसे पहले तो यही तो हम चाह रहे हैं कि बताएं तो सही ये किस परमिशन से है। सर अगर इनके पास ये कोई परमिशन है तो हम हमारे लाइसेंस जमा कर लिए जाएं ना। अगर इन लोगों को विदाउट कोई पूछताछ है ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो हमारे लाइसेंस फीस क्यों जमा करते हैं? हमारी जैलोजी माइनिंग के पैसे जमा टैक्स देते हैं, GST देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, हम भी फिर वो सारा कुछ रख के लाइसेंस ऑफिस में जमा करते हैं। अगर इस तरह से ये परमिशन देती है गवर्नमेंट, छोटा सा ट्राला ले लीजिए वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, नौबत आ गई है सर। फिर सवाल ये उठता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ पता है कि गैर कानूनी तरीके से ईंटें यहाँ पर लाई जा रही हैं, तो फिर तो ये तो बड़ा आसान है समझना, और सवाल भी उठेंगे कि क्या ब्यूरोक्रेट्स और माफिया का कोई नेक्सिस है कि आपस में? बिल्कुल सर, अब मैं नेक्सिस पे क्या कह सकता हूँ, ये तो देखिए 4th पिलर हैं आप मीडिया, और आप ही हमारी बात को आगे पहुँचा। आम आदमी भी समझ सकता है ना, एक आम आदमी भी समझ जाएगा कि जो चीज़ें गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लाई जा रही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में है तो उसे रोक नहीं रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल सवाल तो उठेंगे, बिल्कुल सवाल उठेंगे। 2 दिन पहले ही हमने प्रोटेस्ट किया था DIPCOM ऑफिस में जाके, वहाँ पे साहब हमें मिले नहीं, उनकी जगह पे कोई पवन शर्मा साहब बैठे थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे। उन्होंने बात की कि 2 दिन के अंदर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। लेकिन सर 3 दिन हो गए हैं, हमें किसी ने पूछा नहीं, हमारी कोई बात नहीं। परसों की बात है, परसों की बात है या उससे 1-2 दिन पहले, सैटरडे, कि कितने ट्राले वहाँ पे रोक दिए गए थे, वो किसकी परमिशन से आगे? फिर सर ये भी वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा। हुआ क्या था कि DIPCOM साहब ने हमें बुलाया था कि आप अपनी सजेशन दीजिए। हम सजेशन देने जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो यहाँ का ईंट माफिया है वो ऑलरेडी वहाँ पे पहले हाजिर है जी। अच्छा, पहले ही हमारे से पहले वो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, बिल्कुल हाजिरी लगा दी गई है। और DIPCOM साहब ने हमें वहाँ पे बुलाया, कहते जी इनको भी बुलाया और कहते जी आपस में आप नेगोशिएट कर लीजिए। सर उनसे क्या नेगोशिएट करेंगे, जो लोग माफिया हैं उनसे करेंगे? हम तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपना रोना लेकर गए थे। DIPCOM साहब को भी पता है कि वो इलीगल काम कर रहे हैं, ये वाकई इलीगल काम है, या फिर आप अपना कारोबार बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं? सर मैं कारोबार बचाने के लिए कैसे लगा सकता हूँ आरोप? मेरे पास तो ब्रिकलेन एक्ट है ना सर, अगर आप चाहें तो मैं आपको ब्रिकलेन एक्ट की कापी आएंगे ना, वो हम साथ साथ जी मैं बिल्कुल मैं आपको कापी दूंगा। हम तो उस ब्रिकलेन हमारा एक्ट लागू कर दीजिए सर, हमारी छोड़िए, हम कुछ भी नहीं बोलते, चुप हो जाएंगे, साइलेंट है, हमारा एक्ट लागू कर दीजिए, सारा पता चल जाएगा आपको। ये बताइए, जब आप ईंट बनाते हैं जी, इसकी गुणवत्ता को भी चेक किया जाता है, कौन कौन सा विभाग करता है? बिल्कुल सर, इसमें मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो हमें देखा जाता है कि ये कैसी ईंट बना रहा है, अच्छी है, बुरी है, क्या है, वेट कितना है इसका, सफाई कैसी है, हर एक चीज़ देखी जाती है। इवन कि हमारे रेट लिस्ट निकली है, DC साहब ने इशू की है, हम उस रेट से ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर ऊपर जाएंगे हमारा बटा सीज कर दिया जाएगा, लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जो भी अथॉरिटी होगी वो उस पर कार्रवाई करेगी। जिन मानकों पे आपने बनानी है ईंट, अगर उससे भी नीचे गए
हाँ बिल्कुल, क्वालिटी से नीचे गए तो हमें फाइन होगा, चालान होगा। होती है कितनी कितनी देर के बाद? ये हर सीजन में। अभी 2 दिन पहले ही मुझे ऑफिस से फ़ोन आ गया है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से कि आइए अपनी भट्ठों का आप चेकिंग, सैंपल लेके जाते हो? बिल्कुल, वो वहाँ पे उसका वेट चेक करते हैं, साइज चेक करते हैं, पूरा उसको चेक किया जाता है। जिसका कोई कमी पेशी होती है पहले तो वो भी सुधारने का हम एक मौका ज़रूर देते हैं। अगर हम पूरा नहीं उतरेंगे तो वो फाइन करते हैं हमें। ये हो गए जो ईंट भट्टे के मालिक है, जो ये ईंट तैयार करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो ईंटें वहां से आ रही है गैर कानूनी तरीके से, उसकी क्वालिटी कौन चेक करता है? अब ये तो आप ही बताएं हमें कि हम यही क्वेश्चन तो आपसे करने वाले थे कि वो जो ईंटें वहाँ से पंजाब और हरियाणा राजस्थान से आ रही हैं उनका जिम्मेदार कौन है सर? अगर भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीसी साहब होंगे या डिपकॉम साहब होंगे या कोई अदर अथॉरिटी होगी? हमें मिस हैपनिंग हो गई तो मुझे नहीं लगता। ईंट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी जी। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता पंजाब का नाम आएगा। वो सारे का सारा जिम्मा हमारे ऊपर, जम्मू वालों के ऊपर आएगा। ये जम्मू वालों का है, जम्मू ब्रिक क्लेन वाले हैं, इनको अंदर करो जी, तब वो सारा कुछ हमारे ऊपर आएगा। ये सारी बातें देखने लायक हैं सर, जो हो रहा है देखने लायक है। अगर मैं तो पहले भी कहा, अगर ऐसा ही करना है हमारे लाइसेंस जमा कर लीजिए, हम छोड़ देते हैं। हम अपने भट्ठे बंद करने की कगार पे हैं। 2 दिन पहले हमने डिपकॉम साहब के वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि करेंगे कुछ। अगर नहीं होता है सर, आपके माध्यम से हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, अगर ये नहीं करते हैं कुछ भी, 1-2 दिन और वेट करेंगे। एक भट्ठे पे सर 500 से लेके 700 तक लेबर का बंदा वर्क कर रहा है। हमने लोगों को काम दे रखा है। अगर ये लोग टैक्स दे रहे हैं विभिन्न उसमें विभाग में, सेल टैक्स में, जीएसटी में, जलोजी माइनिंग में, अगर उसके बावजूद भी ये लोग नहीं सुधरे, इनको नहीं रोका गया, तो हम सर विद लेबर, बच्चे, वाइफ, सबको उठा करके रोड पे आ जाएंगे, विद लेबर अपना काम बंद कर देंगे। अच्छा, ये जो ट्रॉले रोके थे, क्या उन्होंने एंट्री मार दी थी? हाँ सर, उसमें ये हुआ था, लगभग 150 के करीब ट्रॉला जो था, उस दिन डिपकॉम साहब ने, एक दिन हमारी उससे पहले ही मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोला भविष्य जी हम इनको रोकेंगे कठुआ में, और उन्होंने उस दिन रोक दिया। पर जैसे मैंने आपसे पहले कहा, नेक्स्ट दिन हम वहाँ पे जाते हैं तो 12 से 15 लोग वहाँ पे थे, माफिया के, जो ब्रिक माफिया के कह सकते हैं, ब्रोकर्स थे वहाँ पे। तो डिपकॉम, जब हमारी उनसे बात हुई, मैंने डिपकॉम साहब से कहा सर इनको बोलिए जितनी ईंट चाहिए हम देने को रेडी है। उन्होंने बोला जी ये महंगी देते हैं। हमने कहा सर आप टेबल पे हैं, एज़ पर गवर्नमेंट रेट, जो रेट है उसी रेट पे हम देने को रेडी हैं। लेकिन उनको वो बातें हमारी पसंद नहीं आई। डिपकॉम का सस्ती दे रहे हैं तो गैर कानूनी तरीके से ही आ रहे हैं ना। बिल्कुल सर, वो तो आपके सामने ही है सारी बात। डिपकॉम साहब ने हमें कहा आप चलिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया सर, रात को ही परमिशन दे दी जी। 123 ट्राला हमारे लोग कुछ वहाँ पे थे, 123 ट्राला रात को 12 बजे के बाद 3 बजे तक निकला, और 50 से 55-60 लाख ईंट जो है एक रात में यहाँ पे आ गई है। और दूसरे दिन हमारा जो काम है वो उसका असर दिखना शुरू हो गया। आज हमारी पोजीशन जो है रोड पे आ गई है। गवर्नमेंट कह रही है कि जिन जिन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई है उनको हम जम्मू में वो करेंगे, मजबूत करेंगे। आपको लग रहा है कि जम्मू के कारोबार को ठप किया जा रहा है एक साजिश के तहत? बिल्कुल सर, कैसे ये रोज़गार देंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ना सर। शुरू में हमने जब 370 टूटी, हमने सुना था कि यहाँ पे इंडस्ट्री लग जाएंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी। हमें तो ये दिख रहा है सर, जो हमारी चल रही थी वो भी बंद कर रहे हैं ये तो। लेकिन एक आखिरी सवाल, आप जैसे वो तो जीएसटी नंबर पे लाते हैं ना ये सारा सामान, ये फिर ये कौन सा, क्या लोचा क्या है फिर? सर जीएसटी नंबर किसका है? ये लोग तो मटेरियल दे रहे हैं, रेता और बजरी का, ईंट का कहाँ से आ गया इनके पास? वहाँ से जो ट्रक अगर क्रॉस करते हुए तो वो जी, अपने अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा सर। एक दिन में रोक दिए जाते हैं, उसी 2-4 घंटे बाद उनको छोड़ दिया जाता है। मतलब अथॉरिटी क्या है फिर, वो समझ ही नहीं आ रहा ना हमें। ऑर्डर क्या निकल रहे हैं गवर्नमेंट, हमें भी बताइए कि ये ऑर्डर है भाई, आपने इस लेवल पे काम करना है, ऐसे काम करेंगे तो चलेंगे। मतलब आपको लगता है जीएसटी नंबर की आड़ में ये सब गलत काम चल रहा है? बेल्कुल सर, ये सारा ब्लैक आप कह सकते हैं, काला धंधा। जीएसटी नंबर दिया मैंने कुछ और का और बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ मैं ईंटें, बेच रहा हूँ मैं पेट्रोल, बेच रहा हूँ मैं शराब। बिल्कुल वही बात है सर। मुझे लाइसेंस दिया गया है ईंटों का, तो आप बोलेंगे उसी लाइसेंस में मैं शराब बेचना शुरू कर दूँ? सर ये एसेंशियल कमोडिटी है। अगर शराब का लाइसेंस है तो मैं शराब उसी शॉप पे बेच सकता हूँ, बाहर नहीं, सेम यहीं पे है। आखिरी सवाल, इस कारोबार जो बाहर से जो इलीगल कारोबार यहाँ पर आ रहा है, जो ईंटें यहाँ पर आ रही हैं, आपके उस पे व्यवसाय पे तो असर पड़ ही रहा है। गवर्नमेंट को इससे कितना चूना लग रहा है? सर करोड़ों में हम लोग कम से कम 40 से 45 करोड़ का तो टैक्स देते हैं विभिन्न इसमें। आप जीएसटी में देख लीजिए, सेल टैक्स में देख लीजिए, जी बिल्कुल। तो ये लोग वहाँ पे क्या टैक्स दे रहे हैं, यहाँ स्टेट में क्या टैक्स है इन लोगों का?
ठीक है ना। अगर ये जीएसटी दे रहे हैं तो वहाँ पे दे रहे हैं स्टेट में, इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं। अब ये एक्ट क्यों लागू नहीं कर रहे, हमें तो ये जवाब दे देना क्यों नहीं लागू हो रहा। इस एक्ट को इन्होंने लागू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जो ईंट भट्टे के मालिक है उन्हीं को ये परमिशन दी गई है कि आप ही ने कंज्यूमर को देनी है, डीलर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर डीलर बनाया तो वो जमाखोरी करेगा। तो जब ये इलीगल ही है तो फिर किस बुनियाद पर और कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत पंजाब, हरियाणा या और एक स्टेट के इन्होंने नाम लिया था कि वो यहाँ राजस्थान, वो ईंट के भट्टे के मालिक जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अपनी ईंटें बेच रहे हैं, डीलर बनाए हुए हैं। जबकि डीलर आप इसमें बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है। एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो चीज़ें आती हैं उसकी आप जमाखोरी नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो ईंट भट्टों के जो मालिक हैं जो इसमें डील करते हैं, उनको भी अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन वो देखिए अपने कई डिस्ट्रिक्ट पार करके जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में कौन से ऐसे आला अधिकारी हैं जो इनको परमिशन दे रहे हैं कि आप आइए यहाँ पर डीलर बनाइए। ये एक बहुत बड़ा माफिया, एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है जो बता रहा है कि यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं, कारोबार ठप किए जा रहे हैं साजिश के तहत। और इसलिए मैंने कहा माफियाओं के लिए जम्मू कश्मीर ऐश गाह बनी हुई है। और बड़े बड़े जो आला अधिकारी हैं उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने यहाँ पर कोई एक्शन लिया तो कहीं हम पर कोई एक्शन ना हो जाए। और दूसरा ये कि इसके पीछे आखिर क्या राज है कि इन पर कोई नकेल नहीं कस रहा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।